नमस्कार दोस्तों, आपका इस YouTube के मंच पे बहुत स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस सेक्शन में हमने जो है ऐसे के बारे में कुछ उसके इम्पोर्टेंट नियमावली के बारे में पढ़ा था कि कैसे ऐसे लिखा जाए, जिसमें मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में वुमेन एम्पावरमेंट को समझाया था और आपने समझा था। आज उसी श्रृंखला में GS सेकेंड जो कि आपका मेंस का पार्ट है, उसके हम महत्वपूर्ण पहलुओं पे बात करना चाहेंगे कि आप किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को सुधार सकते हैं और एक कैसा क्या फॉर्मेट होना चाहिए। उसी श्रृंखला में आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया का मतलब क्या है? पर्टिकुलरली कि एजुकेशन हमारे जो है करिकुलम का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसा कि आप देखते हो कि एजुकेशन को जो है अगर हम बात करें तो उसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया। कब? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 के बाद से। और एजुकेशन पर्टिकुलरली हमारे यहाँ हमारे देश में जो है वैदिक एरा से लेकर के और अब तक जो है काफ़ी उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि वैदिक एरा में गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था और उसके बाद से क्रमिक रूप से जैसे जैसे जो है अलग अलग कालखंड आए उसमें इसका अलग अलग तरीके से इसका परिवर्तन हुआ। अगर हम बात करें मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की, तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम बहुत से परिवर्तन किए गए, अलग अलग एक्ट्स बना करके, अलग अलग जो है नियमावली करके, ताकि एक सामान्य जनता तक कैसे एजुकेशन को पहुंचाया जा सके और उनके लिटरेसी लेवल को बढ़ाया जा सके। तो उसी श्रृंखला में आज हमारा जो टॉपिक है वो है एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया और उसके तहत है डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। उसमें हम क्या बताएंगे कि इशूज़, चैलेंजेज एंड सोल्यूशन। अब एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसा रहा, कितना उसमें परिवर्तन किया गया, क्या क्या उसके सामने इशूज एंड चैलेंजेज है और क्या उसका सलूशन था, तो इसको हम एक एक करके आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि जो डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया है उसके तहत हमारा पहला जो पार्ट है प्री स्कूल लेवल पे क्या इशूज हैं। प्री स्कूल लेवल का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा जो है पढ़ने के लिए तैयार होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि स्कूल जाने के पहले की अवस्था। और स्कूल जाने के पहले की अवस्था में जो होता है कि बच्चे को ऐसे ही नॉर्मल प्लेवे स्कूल में या पेरेंट्स के द्वारा कुछ शिक्षित किया जाता है, जिसमें उसको जीवन के विभिन्न पहलुओं पे कुछ जानकारियाँ दी जाती हैं, वो सीखता है और सबसे ज़्यादा चीज़ें जो होती है अपने वातावरण से सीखता है। यानी जैसा इन्वायरमेंट उसके सामने है उसी तरीके का सीखेगा। अगर वो गुड इन्वायरमेंट में है तो अच्छी आदतों का विकास होगा, अगर जो बैड इन्वायरमेंट में है तो उनके अंदर बुरी आदतों का विकास होगा। इसी क्रम में उनके कुछ इशूज एंड चैलेंजेज हैं, मतलब उनके सामने क्या क्या इशूज आती हैं। पहला चीज़ है अर्ली चाइल्डहुड कंडीशन। अर्ली चाइल्डहुड कंडीशन में जैसा कि मैंने पहले बताया कि गुड एंड बैड इन्वायरमेंट का, यानी अगर जिस तरीके का आप माहौल दोगे उसी तरीके की जो है उसके अंदर आदतों का विकास होगा, उसके टेम्परामेंट विकसित होगी, उसकी सोच समझने की क्षमता विकसित होगी और वो जो सीखेगा उसी चीज़ को आपके सामने प्रस्तुत करेगा। दूसरी चीज़ें होती है रैपिड अर्बनाइजेशन। रैपिड अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अर्बनाइजेशन पहली बात क्या होती है? अर्बनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो है गाँव से जो शहरों की तरफ जो पलायन हो रहा है, यानी एक तरीके से शहरीकरण की हम बात करें तो पलायन के कंडीशन में क्या है कि आज की डेट में जो हमारी फैमिली सिस्टम है वह जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम से न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की तरफ जा रही है। यानी न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम का मतलब क्या होता है कि किसी फैमिली के अंतर्गत जो है मेल है, फीमेल है, मतलब मदर फादर है और उनका एक बच्चा है, यानी एक जॉइंट फैमिली सिस्टम का सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे भी रैपिड अर्बनाइजेशन के अंतर्गत आप देखोगे कि न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे भी एजुकेशन सिस्टम एक तरीके से चैलेंजिंग बना हुआ है। क्यों? क्योंकि मदर और फादर के पास क्या है कि अपनी लिवलीहुड प्रमोशन के लिए उतना समय नहीं है कि बच्चे को उतना समय दे पाएँ, क्योंकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने जॉब एंड सिक्योरिटीज़ में लग जाती हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि रोल ऑफ स्टेट। रोल ऑफ स्टेट में आप देख सकते हो कि इसमें जो है स्टेट का एक बहुत अहम रोल भी होता है, इसको भी आप देख सकते हो। तीसरी चीज़ क्या है कि रिसोर्स का, रिसोर्सेज जो है आज की डेट में बहुत मात्रा में कम है सरकार के पास। जैसे कि आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखोगे, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो है कि पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज नहीं हैं। अगला इसी में आप एक चीज़ और देख सकते हो कि अब ये इतने आपके प्रॉब्लम्स आपने देख लिए, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। अब सॉल्यूशंस की बात करें
सॉल्यूशंस में आप देख सकते हो कि पहली चीज़ कि बच्चे को जो है घर पे ही शिक्षा दी जाती है। घर पे उस शिक्षा देने का मतलब वो अपने घर पे जो एल्डर पर्सन्स होते हैं, जैसे कि परिवार में उसके दादा दादी और भी जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा जो शिक्षा, और ज़्यादातर माता पिता के द्वारा शिक्षा, उसके अंदर आदतों का विकास होता है। उसी क्रम में अगर हम देखें तो आज एक दूसरा कॉन्सेप्ट आप ये भी देख सकते हो कि RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत एक प्रावधान किया गया कि 4 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनको जो शिक्षा देने का जो काम होगा, गांव लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे आप देखते हो कि एक प्रावधान होता है आंगनबाड़ीज का। आंगनबाड़ीज क्या करती हैं, ये बच्चे को क्या करती हैं कि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को शिक्षित किया जाता है। और ये आंगनबाड़ी जो होती हैं ए पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है ICDS। ICDS का मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये आंगनबाड़ी इसी के अंतर्गत काम करती हैं और बच्चे के फीडिंग से लेकर के उसको तमाम तरीके के जो बेसिक जो बुनियादी चीज़ें हैं उससे शिक्षित करती हैं। यानी एक तरीके से ये भी एक प्रावधान किया गया है, इसको इसी के अंतर्गत जोड़ा गया है। दूसरी चीज़ क्या है कि NCERT एंड SCERT के द्वारा एक करिकुलम विकसित किया गया है। उसके तहत क्या है कि जैसे कि प्लेवे स्कूल जैसा कंसेप्ट, वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को बेसिक जो चीज़ें होती हैं कि बच्चा स्कूल में जाए या किसी भी इस तरीके के इंस्टीट्यूशन में जाए तो पहले वो बैठना सीखे, समझना सीखे, मतलब कैसे, और उसके अंदर एक आदत कैसे विकसित होगा, ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत बताई जाती हैं। तो ये जो होगा कि प्री स्कूलिंग लेवल पे जो फैमिली के सामने क्या क्या इशूज आती हैं, चैलेंजेस आती हैं और उसका निवारण कैसे है एक बच्चे के लिए। दूसरा जो होता है हमारा इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर, वो है प्राइमरी स्कूल लेवल। प्राइमरी स्कूल लेवल, इसके इशूज क्या हैं? इसके इशूज आज की डेट में बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे स्कूलिंग सिस्टम में भी जो है बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जैसे 2 तरीके के स्कूलिंग सिस्टम है, एक पहला है गवर्नमेंट सिस्टम के अंतर्गत है और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर क्या है? गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, जिसके अंतर्गत आप सेंट्रल गवर्नमेंट में भी देख सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है अलग अलग जो निजी क्षेत्रों के द्वारा बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस हैं। इन दोनों में शिक्षा के लेवल में बहुत ज़्यादा अंतर है। इनके एक एक पहलुओं पे हम बात करेंगे कि इशूज इसके क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं और उसके सॉल्यूशंस को भी हम देंगे। तो आप इसको देख सकते हो। पहला इसका प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों सिस्टम की अगर हम बात करें तो आप इसमें देख सकते हो कि हाँ, तो दोस्तों इस क्रम में आप देखो कि पहला जो इसके सामने इशूज एंड चैलेंजेज आ रही हैं वो है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का मतलब क्या है कि प्राइमरी एजुकेशन में जैसे कि परिषदीय स्कूलों की बात करें तो बच्चे ज़्यादातर उसमें गायब रहते हैं। इनके कुछ अपने अलग इशूज हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात है तो वो अलग है। अब इशूज क्या हैं, जो है बच्चे जो बाहर रहते हैं उनके पीछे उनकी फैमिली प्रॉब्लम भी है। जैसे कि आज डेट में हमारी जो लिवलीहुड की अगर हम बात करें या हमारे देश की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 70% जो जनसंख्या है वो कृषि रिलेटेड कार्यों में जो है व्यस्त है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को इन कार्यों में लगा दिया जाता है कि भाई आप परिवार का सहयोग करें। तो पहला कंडीशन ये है कि बच्चे ज़्यादातर बाहर रहते हैं और भी कई कारण इसके हो सकते हैं। दूसरा क्या है कि हाई ड्रॉप आउट रेट। हाई ड्रॉप आउट रेट का मतलब क्या है कि अगर जो आप ग्रामीण अंचल में देखोगे तो बच्चों का बहुत ज़्यादा जो है ड्रॉप आउट कंडीशन होता है, यानी लो अटेंडेंस होता है। लो अटेंडेंस वो भी क्या होता है कि फैमिली लेवल पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है बॉयज़ और गर्ल्स की अगर हम बात करें तो गर्ल्स का सबसे ज़्यादा इसमें ड्रॉप आउट होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जो ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम्स इंडिया के अंतर्गत हैं वहाँ पे क्या होता है कि लड़कियों को शिक्षित करने का प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको बेसिक चीज़ें बस इतना ही दिया जाता है जिससे वो कुछ चीज़ें जान लें। तो गर्ल्स का ड्रॉप आउट रेट बॉयज़ की ड्रॉप आउट रेट से ज़्यादा है। दूसरी इसकी प्रॉब्लम है क्या कि पुअर लर्निंग आउटकम। पुअर लर्निंग आउटकम के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि बच्चे जो है प्रॉपर मात्रा में जो सीखते हैं उसको क्या होता है कि
इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, उसको इमिटेट नहीं कर पाते, यानी याद नहीं कर पाते हैं, और एग्जामिनेशंस आने वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें पिछड़ जाते हैं। जैसा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है असर की अगर हम बात करें, ये एजुकेशनल रिपोर्ट तैयार करती है। इसके तहत ये बताया गया है कि जो प्राइमरी स्कूलों की जो हालात हैं इस समय वर्तमान दशा में, उसमें एक 8वीं क्लास का जो बच्चा होता है सेकेंड लेवल के मैथ्स को, इंग्लिश को, साइंस को, इन सब चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाता है। तो इसके पीछे क्या बुनियादी कारण हैं, इनको हम आगे बताएंगे। तीसरी चीज़ क्या है, और इसी क्रम में एक और चीज़ें हैं कि पुअर लर्निंग आउटकम, यानी जो भी बच्चा सीखता है उसका आउटकम वो नहीं प्रस्तुत कर पाता है, यानी वो सिर्फ इतना ही समझ पाता है कि जिसके माध्यम से जो है कुछ चीज़ें उसको याद होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं याद हो पाती हैं। अगला जो होता है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन लेवल सिस्टम पे सपोर्ट की बहुत कमी है। सपोर्ट का मतलब जैसे अगर जो कोई बच्ची है पढ़ना चाहती है तो उसके लिए प्रॉपर जो है समाज की तरफ से भी सपोर्ट नहीं है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर सपोर्ट की बात करें तो उस अवस्था तक नहीं जहाँ तक कि उसकी आवश्यकता होती है। तीसरी चीज़ की ट्राइबल कम्युनिटीज़ की अगर हम बात करें, वहाँ पे भी क्या है कि कुछ ट्राइबल एरियाज़ में भी इस एजुकेशन सिस्टम का अभाव है। उसके बाद से बेसिक फैसिलिटी की बात करें, बेसिक फैसिलिटीज़ में क्या है, सबसे बड़ा चीज़ होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रा की अगर हम बात करें। इंफ्रा का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर स्कूल में बिल्डिंग कैसा है, बिल्डिंग कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 ही कमरे में लगभग सभी क्लासेस चल रही हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा क्या, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है। उसके बाद से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है बच्चों के अंदर उनका जो है प्रॉपर टीचिंग स्टाफ का या टीचर्स का जो है कम्प्लीटली ट्रेंड ना होना, एक भी समस्या है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि बहुत तरीके की समस्याएं आती हैं। और चौथी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉस्ट बियरिंग। मतलब एजुकेशन आज की डेट में इंडिया में अगर बात करें तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है, जो है प्राइवेट सिस्टम की जो फीस है बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें फीस तो कम है, लेकिन क्या है कि उतनी ट्रेंड टीचर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और प्राइवेट में भी अगर आप देखोगे तो फीस तो अधिक है बट यह ट्रेंड टीचर्स नहीं है, जिससे उनका प्रॉपर लर्निंग आउटकम नहीं आ पा रहा। तो कॉस्ट की वजह से, यानी ज़्यादा फीस की वजह से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस शिक्षा की मुहिम से मरहूम रह जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको आप देख सकते हो। तो इस पर हम जो है कुछ सॉल्यूशंस देंगे। ओके, तो इसके अगर जो आप सॉल्यूशंस में आप जाओ तो पहली चीज़ है कि डिटेंशन पॉलिसी। डिटेंशन पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि ये जो है जो बच्चे हैं पहली कक्षा से लेकर के और 8वीं कक्षा तक पढ़ रहे हैं, तो उनका कुछ गवर्नमेंट इस तरीके की पॉलिसी निर्धारित करे जिसके अंतर्गत उनको फेल ना किया जाए, क्योंकि फेल होने के डर से भी कई बार ड्रॉप आउट के केसेस बनते हैं। तो बच्चा नहीं आना चाहता है क्योंकि वो उसके अंदर उतना उत्साह नहीं रह जाता है। तीसरी चीज़ क्या है कि MDM, मिड डे मील। मिड डे मील का अगर जो हम बात करें, ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों की बात है यहाँ पे मिड डे मील के लिए, क्योंककि प्राइवेट में तो मिलता नहीं है, और अगर मिलता है तो इसको आप अपने डेटा से अपडेट कर लीजिएगा। तो गवर्नमेंट को रेफरेंस लेकर के चलें। तो पहले क्या था कि मिड डे मील की अगर हम बात करें 1995 में आया था जो है, और इसको पहले 1 से 5 तक के क्लास के लिए जो था दिया गया, और उसके बाद से 6 से 8 तक के लिए इसको अपडेट कर दिया गया। मिड डे मील होता क्या है, मिड डे मील का मतलब होता है कि पढ़ाई के साथ साथ न्यूट्रिशनल इनरिचमेंट को भी किया जाए, जिसके माध्यम से बच्चे के अंदर क्या है कि न्यूट्रिशन के साथ साथ उसका पर्याप्त रूप से सर्वांगीण विकास हो सके, यानी प्रॉपर उसको पका पकाया खाना स्कूलों में मिलेगा, और उसके माध्यम से उसका ड्रॉप आउट रेट भी घटेगा, इनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा और उनकी शिक्षा सुदृढ़ होगी। तो ये भी एक जो है बहुत मेजर सॉल्यूशन है। दूसरा क्या है, रिमीडियल टीचर। रिमीडियल टीचिंग का मतलब क्या होता है कि कई बार बच्चे जो होते हैं कि अपने स्कूल में जो सीखते हैं अपने पीयर ग्रुप के साथ, तो उतना ज़्यादा उनके अंदर आउटकम नहीं आ पाता है। तो उन बच्चे को आइडेंटिफाई करना टीचर के द्वारा कि पर्टिकुलर उनको जो सिखाएगा उन्होंने सीखा नहीं सीखा, कितना सीखा, और उसमें कहाँ तक जो है ज़रूरत है उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट की। तो रिमीडियल टीचर का मतलब कि अतिरिक्त जो है उनको शिक्षित किया जाना। उसके बाद से क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन का मतलब क्या है कि पर्टिकुलरली जो एजुकेशन हम स्कूलों में प्रोवाइड करते हैं हमारे टीचर्स के द्वारा जो किया जाता है, कहीं वो टीचर सेंट्रिक ना हो जाए कि टीचर खुद ही पढ़ा रहा है, खुद ही समझ रहा है और उतना आउटकम जनरेट नहीं हो रहा है। यानी स्टूडेंट के परिधि को ध्यान में रख करके जो है शिक्षा दिया जाना चाहिए,
कि बच्चे ने कितना सीखा और क्या क्या उसके जो है सीखने के फेज में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें जो होंगी स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन में आता है। अगला पार्ट करें टीचिंग इनोवेशन में। टीचिंग इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि आज जो टेक्नोलॉजी है जो हमारे स्कूलों में दिया जा रहा है, अगर प्राइमरी स्कूलों की बात करें तो सही से जो है बैठने की व्यवस्था नहीं है। हालांकि वर्तमान समय में सरकार के द्वारा काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं, बैठने की व्यवस्था और तमाम लाइटनिंग की कई जगह व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो ये सभी चीज़ें जो होंगी, टीचिंग एड्स की सही व्यवस्थाएं नहीं हैं और एक तरीके से इनोवेशन उसमें भी चाहिए कि टीचिंग मेथोलॉजी में। टीचिंग मेथोलॉजी का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलरली कि जो टीचिंग के जो मेथड्स हैं वो पुराने हो चुके हैं, तो उसमें भी नए बदलावों की ज़रूरत है ताकि बच्चा एक नए तरीके से नए परिवेश में नई नई तकनीकियों के द्वारा सीख सके और अपना डेवलपमेंट कर सके। ओके दोस्तों, तो सेकंड पार्ट इसके अगर हम बात करें तो सेकेंडरी स्कूलिंग सिस्टम के क्या इशूज़ हैं, क्या चैलेंजेज हैं और क्या उसके सॉल्यूशंस है, उसी श्रृंखला में पहला जो पार्ट होगा वो स्कूलिंग एसेसिबिलिटी। स्कूलिंग एसेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि पर्याप्त मात्रा में जो है जो स्कूल्स हैं वो बच्चे वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं। अब जैसे ग्रामीण अंचल की हम बात करें तो नॉर्मली जो है कुछ मिडिल स्कूलों का जो प्रावधान होता है कि गाँव में एक 3 से 4 किलोमीटर की परिधि में एक स्कूल होना चाहिए, लेकिन कई कई जगहों पे देखा जाता है कि स्कूल जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं है या हैं तो बहुत दूर हैं। तो इस वजह से मेल चाइल्ड तो पढ़ लेता है, जो है बॉयज़ पढ़ लेते हैं, किन्हीं कारणों से चले जाते हैं स्कूल में, लेकिन महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि वो अपने स्कूलिंग सिस्टम को पर्याप्त मात्रा में नहीं पूरा कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि एसेसिबिलिटी नहीं है। दूसरा जो है हायर ड्रॉप आउट रेट, इससे जुड़ा ये पैरामीटर है ड्रॉप आउट रेट, इससे भी बढ़ता है। पहला चीज़ तो क्या होता है कि ड्रॉप आउट रेट बढ़ने के पीछे यही कारण है कि एक तो पहले इंटरेस्ट का ना होना, दूसरी चीज़ स्कूल का दूर होना, तीसरी चीज़ सिक्योरिटी का कि नॉर्मली परिवार जो है बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं कि अपना पर्याप्त जो है लर्निंग ले पाएँ, कर पाएँ। चौथी चीज़ क्या है? करिकुलम की अगर हम बात करें तो करिकुलम आज की डेट में जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित है उसमें बहुत लूप एंड फॉल्स हैं, यानी वो रियल लाइफ कनेक्टिविटी नहीं दे पाती है। तो करिकुलम को भी परिवर्तन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद से हम बात करें पुअर लिंकेजेज विथ हायर एजुकेशन, मतलब कहीं ना कहीं जो सेकेंडरी एजुकेशन की जो चीज़ें होती हैं वो हायर एजुकेशन में लिंकेजेज का जो बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है। यानी पहली बात कि लैंग्वेज का प्रोविज़न है, लैंग्वेज का प्रावधान है कि जो बच्चा 12वीं लेवल पे सीख रहा है, 10वीं लेवल पे सीख रहा है, उसका कहीं ना कहीं हायर कनेक्टिविटी नहीं है, यानी वो कहीं ग्रेजुएशन में जाते जाते वो चीज़ें फेल हो जाती हैं या उतनी मात्रा में उसके लर्निंग आउटकम नहीं आ पाती है, और भी तमाम तरीके के उसके इशूज़ हैं। उसके बाद से हम बात करें इनोवेशन का, इसकी सबसे ज़्यादा कमी है। इस जो है इनोवेशन का मतलब क्या है कि बच्चा जो है अगर कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना चाहता है तो वो चीज़ें पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती है। इसके पीछे क्या है रीज़न? पहली चीज़ कि टीचर्स जो हैं उनका पर्याप्त मात्रा में जो है ट्रेंड ना होना। दूसरी चीज़ क्या है कि अवेयरनेस का ना होना, और जो है जो चीज़ें हैं कई तरीके की जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि इसमें बच्चों के अंदर एक सीखने की, एक सृजन करने की क्षमता जो होती कम होती जाती है। तो इसके लिए कई प्रावधान किए गए हैं जो है, जिसको आप उसके सलूशन वाले पार्ट में देख। हाँ, तो आप इस क्रम में देख रहे थे कि सॉल्यूशंस क्या हैं। पहली चीज़ की RTE की अगर हम बात करें तो राइट टू एजुकेशन जो कि 2009 में आया, तो उसने कई प्रावधान बताए कि किस तरीके के बच्चे की एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए और कहाँ कहाँ तक उसमें जो है परिवर्तन की ज़रूरत है। ये सभी चीज़ उसके अंतर्गत है। और NSQF मतलब जो है स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की हम बात करें, यानी स्किलिंग की बात करें, सिंपल समझ लो कि स्किलिंग, नेशनल स्किल, यानी कि बच्चों को स्किल्स सिखाए जा रहे हैं कि नहीं सिखाए जा रहे हैं। जैसे पहले नॉर्मली सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में एक प्रावधान था कि क्राफ्ट एजुकेशन का बहुत ज़्यादा योगदान हुआ करता था, जिसके अंतर्गत उनको कताई बुनाई, एग्रीकल्चर जैसी चीज़ें और भी तमाम जो लघु उद्योग जैसी चीज़ें जो होती हैं उनको स्कूलों में दिया जाता था, जिसके माध्यम से पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर एक अलग तरीके का इनोवेशंस डेवलप होते थे ताकि जो है रूरल इंफ्रा को और ज़्यादा वो स्ट्रेंथन कर सकें जो है। तो ये सभी चीज़ें उसके सॉल्यूशंस में आती है। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर इनोवेशन की अगर हमने बात कर दी है तो इनोवेशन में गवर्नमेंट के द्वारा सेकेंडरी एजुकेशन पे एक नया प्रोविज़न जो लाया गया है वो है ATL के बारे में, यानी अटल टिंकरिंग लैब,
जिसके माध्यम से बच्चा क्या होता है कि मैथ्स में, साइंस में, इन सब चीज़ों में अपने इनोवेशंस को डेवलप कर रहा है। तमाम उसको इंडस्ट्रीज ओरिएंटेड प्रोग्राम से जोड़े जा रहे हैं ताकि उसके अंदर क्या है कि एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट इस तरीके का हो सके, यानी संज्ञानात्मक विकास इस तरीके का हो पाए जिसमें वो स्कूलिंग शिक्षा के साथ साथ वो बाहरी इन्वायरमेंट में भी सीख सके और किस तरीके से नई नई चीज़ों को सीख करके एक नए प्रोडक्ट का निर्माण कर सके। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें आती हैं। ओके, हाँ तो दोस्तों जो है इस अब हायर एजुकेशन की बात करें। हायर एजुकेशन का मतलब क्या है कि आफ्टर सेकेंडरी एजुकेशन यानी 10th 11th पढ़ने के बाद 11 12 पढ़ने के बाद से जो है आप हायर एजुकेशन में जाते हो, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ प्रोग्राम होते हैं। जैसे कि हम बात करें, इस यूनिवर्सिटीज़ प्रोग्राम में दो तरीके के प्रोग्राम होते हैं। पहला होता है यूजी लेवल के प्रोग्राम, दूसरा होता है पीजी लेवल के प्रोग्राम, यानी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। इसके तहत क्या होता है कि बच्चे को सबसे बड़ी समस्या होती है यहीं पर क्या कि सब्जेक्ट किस तरीके से सेलेक्ट किया जाए। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के पीछे बोल दिया तो उन्हीं पे ये चीज़ें दे दी जाती दारोमदार पूरा कि आप अपने चीज़ों को सेलेक्ट करो कि आप किस विंग में जाना चाहोगे। आप अपने पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग विंग में जाना चाहोगे कि आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहोगे, नॉर्मल ह्यूमैनिटीज़ फील्ड में जाना चाहोगे। तो बच्चा इतना ज़्यादा समझ नहीं पाता। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा करियर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि उसकी पहली चीज़ें कि इंटरेस्ट किस में है, उसका लर्निंग इंटरेस्ट किस में है। हो सकता है कि इन सब चीज़ों में ना जा करके वो जो है नॉर्मल म्यूजिक में जाना चाहता हो या और भी तमाम तरीके के सेक्टर्स हैं जहाँ वो जाना चाहता हो। तो पहली चीज़ कि यहाँ पे सबसे बड़े जो काउंसलर की ज़रूरत होती है। और यहीं पे क्या होता है कि हमारी जो सिस्टम्स जो होती हैं फेल कर जाती हैं कि पर्याप्त मात्रा में काउंसलिंग सेंटर्स का ना होना। परिवार की हम बात करें तो परिवार उतना ज़्यादा नहीं दे पाता है। इसके पीछे कई कारण होती हैं कि लैक ऑफ अवेयरनेस भी होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि टाइम अवेलेबिलिटी की जो है कमी होती है और भी तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं जिसमें आप देख सकते हो कि ये सिलेक्शन जो क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाता है। और कई बार क्या होता है कि हम अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं, इच्छा के विरुद्ध काम करना पड़ता है। इससे कई बार प्रेशर होता है फैमिली के अंतर्गत कि नहीं तुम्हें इंजीनियरिंग करना ही करना है, तुम्हें मेडिकल करना ही करना है। और बच्चे का क्या होता है कि जो है इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता है। तो इसके सामने क्या क्या समस्याएं आ रही हैं हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें। इनरोलमेंट एंड इक्विटी, इनरोलमेंट और इक्विटी की बात करें, पर्याप्त मात्रा में इनरोलमेंट इस तरीके से नहीं हो पाता है कि जो है किस तरह के कोर्स में कैसे एडमिशन्स लेने हैं। दूसरे का में पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस की हम बात करें तो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस क्या है कि आज एजुकेशन सिस्टम में आप देख रहे हो मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है, पॉलिटिकल लीडर्स का बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। दबाव का मतलब क्या होता है कि उनके द्वारा ही बनाए कॉलेजेज हैं और उसमें उसके एजुकेशन पॉलिसीज़ से लेकर के, इनोवेशन से लेकर के और तमाम तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनमें इनका इंटरनल स्कूलिंग सिस्टम के उसके व्यवस्था में उनका हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा रहता है। तीसरी चीज़ रेगुलेशंस की बात करें। रेगुलेशंस की हम बात करें तो टेक्निकल लेवल एजुकेशन की अगर जो रेगुलेशंस है वो किसके द्वारा, AICTE के द्वारा जो है मेंटेन होता है। मेडिकल की बात करें तो MCI के द्वारा होता है। अगर जो नॉर्मल जो डिग्री कोर्सेज की बात करें तो UGC के द्वारा गवर्न होता है। ठीक, तो ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कहीं ना कहीं ये जो है रेगुलेट करती हैं पूरे हायर एजुकेशन अथॉरिटी को। लेकिन क्या लगता है कि ये अपने पूरे नॉर्म्स पे सही खरा उतर रही हैं कि नहीं उतर रही हैं। इसके पीछे भी क्या है, बहुत ज़्यादा इनोवेशन की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि बदलते परिवेश के अनुसार ये उस तरीके की शिक्षा नहीं दे पा रही हैं जिस तरीके की शिक्षा की आज की ज़रूरत है। यानी बदलते समाज के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था भी बदलनी चाहिए। तो इसमें भी तमाम इनोवेशन की ज़रूरत है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें कि क्या ये जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पर्टिकुलर टेक्निकल एजुकेशन में बटी हुई हैं, आपके मेडिकल एजुकेशन में बटी हुई हैं, नॉर्मली जो है यूनिवर्सिटीज एजुकेशन में बटी हुई हैं, तो जो कि ह्यूमैनिटीज़ के माध्यम से साइंस में शिक्षित करें, तो क्या ये प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इनमें कहीं न कहीं लूप एंड फॉल्स है, ताकि और इसको बहुत जल्दी दूर करने की ज़रूरत है। और इसमें अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रयास भी किए हैं, लेकिन इसमें और ज़्यादा एजुकेशनिस्ट को बैठाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें पॉलिसी मेकर्स को बैठाना चाहिए और इसके माध्यम से एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे कि बच्चा अगर एडमिशन ले तो उसके अंदर तमाम तरीके के एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन के जो है अवसर उपलब्ध हों। उसके बाद से हम बात करें तो रिसर्च एंड इनोवेशन, ये हमारा
टॉपिक कुछ न कुछ इसके द्वारा जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है कि मार्केट रिसर्च किया जाए कि पर्टिकुलर किन किन सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट के अवसर हैं और उसके अकॉर्डिंगली बच्चे को ट्रेंड किया जाए ताकि अपने इनकमिंग जो चीज़ें हैं उसमें सीख सके। क्योंकि आप जानते हो कि 2 तरीके के जॉब्स हैं हमारे देश में। पहला होता है गवर्नमेंट सेक्टर्स, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। और इसी के परिधि में कहीं ना कहीं आपका एक सेल्फ सेक्टर भी आप जिसको कह सकते हो, सेल्फ सेक्टर कह सकते हो, ये भी आता है जिसको आप नॉर्मली जो है और भी नाम से जान सकते हो। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब बहुत लिमिटेड है, ठीक। दूसरी चीज़ प्राइवेट सेक्टर में क्या है, वाइट कॉलर जॉब है जिनमें सभी लोगों का आ पाना बड़ा मुश्किल है। और तीसरी चीज़ क्या होती है, सेल्फ सेक्टर का मतलब अपने पसंद का कुछ व्यवसाय कर लिया, स्टार्टअप डाल दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसके लिए भी सभी चीज़ों के लिए एक ये जो हमारे जो एजुकेशन जो प्रोग्राम है यानी हायर एजुकेशन, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल इस पे हमारा कुछ जो है जो हमने बताया ये सब चीज़ ख़त्म हुआ। अब इसमें एक मैं लास्ट एक चीज़ें बताना चाहूँगा कि आप जब जीएस सेकेंड पेपर का आंसर लिख रहे हो तो किस तरीके से आप अपने चीज़ों को करना है, लिखना है। पहली चीज़ जो फॉर्मेटिंग है, आप देख सकते हो कि जैसे आ गया क्वेश्चन आपको यही कि डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया या प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स इन इंडिया, तो इसको आप कैसे लिखोगे। तो इसको लिखने के भी वही तरीके हैं जैसा कि मैंने एसएम बताया था। एसएम मैंने क्या बताया था कि पहला पार्ट होना चाहिए इंट्रो का, दूसरा पार्ट होना चाहिए बॉडी का और तीसरा कंक्लूजन का। अगर हम स्टेट कमीशंस की बात करें, जैसे यूपीपीसीएस की बात करें या बीपीएससी की बात करें, तो यहाँ पे जो है प्रावधान है 2 तरीके का आंसर्स का। एक होता है कि शॉर्ट आंसर और दूसरा होता है लॉन्ग आंसर। शॉर्ट आंसर की बात करें तो 125 वर्ड्स में लिखना होता है। लॉन्ग आंसर्स की बात करें तो जो 200 वर्ड में लिखना होता है। ये हो गया स्टेट कमीशंस, ठीक है। दूसरा होता है अगर जो यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके के प्रावधान होता है, लेकिन शब्दों की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाती है। यहाँ पे हो जाता है 150 वर्ड और यहाँ पे हो जाता है 250 वर्ड, यानी आपके आंसर्स को इसमें फ्रेम करने हैं। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन वाले पार्ट में इंट्रोडक्शन अगर जैसे इसका लिखना है तो पहली चीज़ की आप जो है कि क्या क्या एजुकेशंस में जो चीज़ें चल रही हैं तो उसमें पहले आप उसको जोड़ते हुए लिखना है। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन, 2 से 3 लाइन का इंट्रोडक्शन आपको देना है। यानी आप बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मत जाओ। आप जो करंट जिस सिनेरियो में जो क्वेश्चन पूछा गया उसके यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन्स डिमांड के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। दूसरी चीज़ क्या होती है, बॉडी वाला पार्ट। बॉडी वाला पार्ट ही मेन पार्ट होता है जिसमें आपको अपने लिखने। तो याद रखिए कि अगर आप जो भी इसमें चीज़ें तैयार करी, मैंने कहीं भी फैक्ट एंड फिगर्स नहीं बताए, यानी फैक्ट हो गया पर्टिकुलरली फैक्ट, फिगर, डेटा, रिपोर्ट्स, इन सभी चीज़ों को आप कहीं ना कहीं एक जगह नोट कर लीजिए और अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन एंड सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन आप उन सब चीज़ों को पेस्ट कर सकते हो। याद रखिएगा कि ये सब चीज़ें, पहली चीज़ तो गलत नहीं लिखनी है और याद करिए, सोचिए कि इसको सही चीज़ें लिखनी कैसे हैं। यानी इसको आप भरसक बहुत अच्छे से याद करके नोट कर लीजिए और इसको जगह जगह पे आप अगर लिखते जाओगे इन रिपोर्ट्स को, इन फैक्ट्स को, फिगर्स को, तो आपके आंसर के जो पावर जो होगी, आपके आंसर्स की जो लेवल जो होगी काफ़ी इम्प्रूव रहेगी। और लास्ट में जो होता है कंक्लूजन। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों कि हम इंट्रोडक्शन और बॉडी वाले पार्ट को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं और कंक्लूजन को नहीं लिख पाते हैं। और कंक्लूजन लिखना बहुत ज़रूरी है। और कंक्लूजन याद रखिए, मैंने पहले ही बोला कि इन दोनों पार्ट्स को जोड़ करके कंक्लूजन बनाई जाती है और कंक्लूजन का कभी इन पॉइंट नहीं होता है। यानी कि कंक्लूजन में एक आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ लिखते हुए उसमें क्या होता है कि क्या क्या और सुधार किए जाने चाहिए उन चीज़ों को आप लिख सकते हो। तो ये कंक्लूजन वाले पार्ट हो गया। तो इन सब चीज़ों में इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन तब जा कर के आपका एक बैलेंस आंसर होता है। और याद रखिए कभी भी ये जो आंसर की जो परिधि है ये बढ़ने ना पाए, यानी आपको इतने में ही लिखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो आज के लेक्चर का जो कहा जाए कि ड्यूरिंग आंसर राइटिंग किसी भी पेपर में, चाहे आप जीएस फर्स्ट की बात करो या फोर्थ की बात करो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सभी में आपको जो लिखना है उसको कीवर्ड क्या होता है,
अगर आप सोसाइटी के जो चीज़ें लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो, तो उसमें सोशल्स कीवर्ड का यूज करना है। अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिख रहे हो तो साइंटिफिक कीवर्ड्स को यूज करना है। अगर आप हिस्ट्री का लिख रहे हो तो हिस्ट्री के कीवर्ड लिख रहे हैं। यानी अगर आप हिस्ट्री के आंसर लिख रहे हो और आप अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आंसर लिख रहे हो, इन्वायरमेंट का आंसर लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं कि हिस्ट्री को भी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को या हिस्ट्री वाले पार्ट को सबको एक ही पैरामीटर में लिखो। यानी सबके पैरामीटर्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं, तो कीवर्ड्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी क्रम में जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आई होंगी या नहीं आई होंगी, तो आप अपने सुझाव विचार अपने जो है कमेंट सेक्शंस में आप इसको दे सकते हैं, ताकि आगे इसको इम्प्रूव किया जाए। धन्यवाद।